लखनऊ में निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण और कल्याणकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए योगी सरकार द्वारा जागरूकता शिविर आयोजित किए गए। उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की ओर से मोहनलालगंज, बुद्धेश्वर और आशियाना स्थित लेबर अड्डों पर शिविर लगाए गए, जहां पात्र श्रमिकों का मौके पर पंजीकरण किया गया। श्रमिकों को कन्या विवाह सहायता, शिक्षा प्रोत्साहन, स्वास्थ्य एवं सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं की जानकारी दी गई। अटल आवासीय विद्यालय योजनाओं के तहत सत्र 2024-27 के लिए अधिक आवेदन पर विशेष जोर दिया गया। अधिकारियों ने समय से पंजीकरण और नवीनीकरण को अनिवार्य बताया। यूपी सरकार द्वारा पारिवारिक सदस्यों के पक्ष में गिफ्ट डीड और स्टैंप ड्यूटी में छूट दिए जाने में दान विलेखों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई। आवासीय और कृषि संपत्तियों के बाद अब व्यावसायिक और औद्योगिक संपत्तियों पर भी मात्र 5,000 रुपए स्टैंप ड्यूटी लागू होने की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है। स्टाम्प और पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल के अनुसार 2023 में 2.1 लाख, 2024 में 3.21 लाख और 2025 में 2.78 लाख गिफ्ट डीड दर्ज हुए। पहले ये संख्या बहुत कम थी। परिवार के निकट संबंधियों के बीच संपत्ति हस्तांतरण आसान हुआ है। योगी सरकार ने यूपी के 75 जिलों के मेधावी छात्रों को बड़ी सौगात दी। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत चुने गए 150 छात्र छात्राएं पहली बार हवाई जहाज से देश के प्रमुख विज्ञान, अंतरिक्ष और तकनीकी संस्थानों का भ्रमण करेंगे। फरवरी में ये एक्सपोजर विजिट बेंगलुरु, श्रीहरिकोटा, अहमदाबाद और गांधीनगर में होगी। चयन जिला स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी के विजेताओं से किया गया। कार्यक्रम में 39 लाख रुपए खर्च होंगे। इसका उद्देश्य छात्रों में वैज्ञानिक सोच, नवाचार और तकनीकी करियर के प्रति रुचि विकसित करना है। भ्रमण के दौरान छात्र अपने अनुभव साझा करेंगे। यूपी सरकार ने सर्वोदय बालिका विद्यालय की छात्राओं को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने की पहल की। समाज कल्याण विभाग और मदद फाउंडेशन के बीच हुई MOU के तहत गोरखपुर और महाराजगंज के जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालयों को 40 टैबलेट दिए गए। प्रत्येक विद्यालय को 20-20 टैबलेट उपलब्ध कराए गए, जिनका उपयोग छात्राओं की पढ़ाई में किया जाएगा। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने कहा कि डिजिटल संसाधनों से छात्राएं तकनीकी रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनेंगी। योजना की सफलता के बाद अन्य विद्यालयों को भी टैबलेट दिए जाएंगे। ये पहल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और डिजिटल इंडिया के अनुरूप है। उत्तर प्रदेश में गांव तक बेहतर और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए योगी सरकार ने AI आधारित स्वास्थ्य प्रणाली का खाका तैयार किया है। 2 दिवसीय सम्मेलन में विशेषज्ञों ने बताया कि AI तकनीक से जांच और इलाज की गुणवत्ता में सुधार होगा। ये प्रणाली गर्भवती महिलाओं में जोखिम की समय रहते पहचान कर जान बचाने में मदद करेगी। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर पिंकी जोबल ने कहा कि आशा, आंगनबाड़ी, ANM और डॉक्टरों को AI से सशक्त किया जाएगा। टेलीमेडिसिन और रिमोट केयर पर भी जोर दिया जाएगा। विशेषज्ञों ने मरीज की सहमति और डेटा सुरक्षा को जरूरी बताया। उत्तर प्रदेश के राजकीय अस्पतालों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। प्रदेश में DNB पाठ्यक्रम की 100 से अधिक सीटें बढ़ाने की तैयारी है। इससे विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी दूरी होगी। इसके लिए सभी अस्पतालों में चिकित्सा अधीक्षकों से डॉक्टरों की सूची मांगी गई है। वर्तमान में 39 सरकारी अस्पतालों में से 200 से अधिक DNB सीटें संचालित हैं। फैकल्टी की योग्यता में बदलाव कर अनुभव की शर्तें कम की गई हैं, जिससे फैकल्टी की संख्या बढ़ी। DNB की प्रशिक्षित डॉक्टर 10 साल के सेवा बॉन्ड के तहत ग्रामीण और जिला अस्पतालों में तैनात होंगे, जिससे मरीजों को बेहतर इलाज मिलेगा। गोरखपुर महोत्सव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा सरकार ने वे काम 2 साल में कर दिखाया जो पिछली सरकारें दशकों में नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में महिलाएं भयमुक्त होकर स्कूल, कॉलेज और बाजार जा रही हैं। अपराध करने वालों को चेतावनी देते हुए बोले कि गुंडों की अगली मुलाकात यमराज से होगी। सीएम ने दावा किया कि उनकी सरकार ने गोरखपुर से जापानी इंसेफ्लाइटिस का स्थायी खात्मा किया है। 2017 से पहले और अब के गोरखपुर में जमीन आसमान का अंतर है। डबल इंजन सरकार ने पूर्वांचल का कायाकल्प किया। लखनऊ में आप सांसद संजय सिंह ने यूपी में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भाजपा हर बूथ पर 200 वोट बढ़ाने की योजना पर काम कर रही है। इसके लिए हरियाणा, मुंबई समेत अन्य राज्यों में वोटर लाए जाएंगे। संजय सिंह ने कहा कि SIR में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है। लाखों मतदाताओं को मृत या डुप्लीकेट बताया गया। उन्होंने चुनाव आयोग से फाउंटेन मृत और शिफ्टेड मतदाताओं का रिकॉर्ड सार्वजनिक करने की मांग की। संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट से संज्ञान लेने और विपक्षी दलों से भाजपा के बहकावे में न आने की अपील की। संभल जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा मामले में बड़ा ट्विस्ट सामने आया। CJM कोर्ट द्वारा ASP अनुज चौधरी, इंस्पेक्टर अनुज तोमर सहित 15-20 पुलिसकर्मियों पर FIR के आदेश के बावजूद फिलहाल मुकदमा दर्ज नहीं होगा। संभल SP कृष्ण कुमार बिश्नोई ने बताया कि इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। पुलिस का कहना है कि मामले में पहले ही न्यायिक जांच हो चुकी है। ये मामला गोली लगने से घायल युवक आलम के पिता की याचिका पर सामने आया था।
अब आगे फैसला उच्च न्यायालय पर निर्भर करेगा। उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद ने 18 मदरसों की मान्यता सस्पेंड कर दी है, जिससे छात्रों और शिक्षकों में चिंता बढ़ गई। हालांकि रजिस्ट्रार अंजना सिरोही ने स्पष्ट किया कि मान्यता पूरी तरह रद्द न हो, छात्र फरवरी में होने वाली बोर्ड परीक्षाओं में बिना रुकावट शामिल हो सकेंगे। सस्पेंशन का असर केवल शिक्षकों के वेतन भुगतान पर पड़ेगा, जिसे फिलहाल रोक दिया जाए। करीब 1000 छात्र मुंशी, मौलवी और आलिम कक्षाओं में अध्ययनरत हैं। बोर्ड ने जल्द परीक्षा कार्यक्रम जारी करने का भरोसा दिया है, जबकि मदरसों के प्रबंधन कोर्ट जाने की तैयारी में है। पश्चिमी यूपी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच की मांग पर गतिरोध बढ़ गया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने केंद्र में पश्चिमी यूपी के 22 जिलों में हाईकोर्ट बेंच स्थापित करने का प्रस्ताव रखा, ताकि वादी कम समय और खर्च में न्याय पा सके। हालांकि मेरठ के वकील और अधिवक्ता इसके विरोध में है, क्योंकि लखनऊ बेंच भी दूर और महंगी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में 10.33 लाख मामले पेंडिंग है, जिसमें 63% पश्चिमी यूपी के हैं। 7 दशक से ये मांग उठ रही है, लेकिन अब तक लागू नहीं हुई। वकीलों का कहना है कि बेंच पश्चिमी यूपी में ही होनी चाहिए। कानपुर के सचंडी थाना क्षेत्र में 5 जनवरी को 14 वर्षीय किशोरी के साथ गैंगरेप मामले में पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में है। कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने पीड़िता के घर जाकर परिवार से मुलाकात की और योगी सरकार से सवाल किया कि आरोपी दरोगा अमित कुमार मौर्य पर बुलडोजर कब चलेगा। पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन दरोगा फरार है। राय ने पीड़ित परिवार के लिए 50 लाख रुपए का मुआवजा और एक सरकारी नौकरी की मांग की है। घटना में पुलिस का आरोप है कि उन्होंने यूपी दरोगा को भगाने का मौका दिया और कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई। यूपी के घोसी, फरीदपुर और दुद्दी उपचुनाव 2027 विधानसभा चुनाव में पहले सेमीफाइनल माने जा रहे हैं। घोसी में सपा ने पूर्व विधायक सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर सपा को कांग्रेस का समर्थन भी मिला, जबकि कांग्रेस खुद मैदान में नहीं उतरेगी। राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि यूपी में कांग्रेस अकेले मजबूत नहीं, इसलिए उसने सपा का समर्थन किया। ये कदम 2027 के बड़े चुनाव में गठबंधन की दिशा का संकेत माना जा रहा है। उपचुनाव के नतीजे आगामी रणनीति और पार्टियों की ताकत पर असर डालेंगे। महाराष्ट्र के बीएमसी चुनाव प्रचार में एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के संबल की शाही जामा मस्जिद विवाद को उठाकर यूपी की सियासी फिजा गरमा दी है। ओवैसी ने कहा कि मस्जिदों पर सरकार कब्जा करने की कोशिश कर रही है, जिससे मुस्लिम वोट बैंक लामबंद होगा। ये कदम समाजवादी पार्टी के लिए चुनौती बन गया है, क्योंकि संबल और आसपास के मुस्लिम वोट लंबे समय से सपा का मजबूत आधार है। ओवैसी की रणनीति यूपी में एआईएमआईएम की पकड़ बढ़ाने और सपा की मुस्लिम यादव समीकरण को कमजोर करने की मानी जा रही है। मामला महाराष्ट्र चुनाव तक गूंज रहा है। 15 जनवरी को उत्तर प्रदेश सहित राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, बिहार, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में मौसम का अलर्ट जारी। यूपी में खासकर पश्चिमी यूपी के मेरठ, नोएडा, आगरा, अलीगढ़ और झांसी में शीतलहर की चेतावनी। गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ और अयोध्या में भी ठंड जारी रहेगी। लखनऊ में अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। 18 से 20 जनवरी के बीच यूपी में मध्यम से भारी बारिश का संभावना। आईएमडी ने लोगों से सड़क और नदी किनारे सावधानी बरतने को कहा। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।